नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो उत्तरकाशी दौरे पर है सीएम धामी। उत्तरकाशी को करोड़ों की सौगात दी है। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। रोड शो में शामिल मुख्यमंत्री विभिन्न स्टॉलों का उन्होंने निरीक्षण किया है। लाभार्थियों के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद भी किया है। सीधे आपको ले चलते हैं उत्तरकाशी। चारों तरफ से जो है लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। लाभार्थियों के साथ मुख्यमंत्री ने संवाद किया है। उसके बाद यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर रोड शो करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से यहां पर करोड़ों की सौगात दी गई है और यहां पर अब रोड शो का भव्य आयोजन रोड शो कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और यहां से सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर पूरी तरह से यहां पर जुटे हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ कई गणमान्य मंत्री भी यहां पर मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं का ये हुजूम ये जो पूरा रोड शो है ये कहीं ना कहीं जो है सरकार की उन उपलब्धियों का खासतौर पर आज हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ जो है स्वयं जो है मुख्यमंत्री इस रोड शो में जिन पर जो है बरसाए जा रहे हैं और साथ में सीएम भी जो है रोड शो में शामिल है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तरकाशी के दौरे पर हैं। विभिन्न स्टॉलों का उन्होंने निरीक्षण किया है और अब रोड शो यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। लाभार्थियों को सीएम ने लाभार्थियों से संवाद किया है। पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी को यहां पर करोड़ों का सौगात दिया है। कई योजनाओं का यहां पर शिलान्यास और उद्घाटन किया है। विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया है। तो सीधे उत्तरकाशी से ये लाइव तस्वीर आपके सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये रोड शो और इस रोड शो में जय श्री राम के नारे लगते हुए आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का यहां पर भारी संख्या में हुजूम देखने को मिल रहा है। रोड शो में कार्यकर्ताओं ने यहां पर हिस्सा लिया है और बहुत उत्साहित नजर आ रहे सारे कार्यकर्ता। उत्तरकाशी दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। उसके बाद ये रोड शो उत्तरकाशी से सीधे आपको ये लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण भी किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। लाभार्थियों के साथ सीएम का संवाद भी हुआ है। उत्तरकाशी को करोड़ों की यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सौगात दिया है। कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। भारी संख्या में यहां पर रोड शो में लोग मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का उत्तरकाशी में ये रोड शो, ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से ये लाइव तस्वीर। आगे निकल लो, आगे चलो, आगे ढोल के साथ आगे 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 आइए, आगे आगे आइए, आगे कर लो, आगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उत्तराखंड के युवा कलाकारों के एक प्रतिनिधि मंडल ने यहां पर मुलाकात की है, जिसमें लोक गायक हुरु जोशी, नीरज चुपाल के साथ कॉमेडियन सौरभ सिंह शामिल रहे हैं और सिनेमा जगत से बिट्टू यहां पर आशुतोष कुमार, देवेंद्र सिंह खोलिया और गौरव राणा भी मौजूद रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री ने युवा हुनर को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हुए कहा है कि हमारे प्रदेश में कला और हुनर की भरमार है। साथ ही उन्होंने युवा कलाकार और लोक गायकों से आशा व्यक्त की है कि उत्तराखंड के युवा कलाकार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है। इस दिन को देश भर में दीपोत्सव मनाने की अपील भी की गई है। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश भर में दीपोत्सव की तैयारियां जोरों पर है। इसके साथ ही स्वच्छता का अभियान भी यहां पर चलाया जाएगा। भगवान रामलला विराजमान हो रहे हैं, सब राममय हो रहा है और
दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के लोगों को, सबको आह्वान किया है, वो स्वयं भी इस स्वच्छता के कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। तो प्रदेश के अंदर भी सभी हमारे घाट हैं, प्रमुख धार्मिक स्थान हैं, देव स्थान हैं, सभी स्थानों पर स्वच्छता का अभियान चलाया जाएगा, स्वच्छ किया जाएगा। जिस प्रकार से दीपावली आने से पहले हम सब प्रकार की तैयारियां करते हैं, उसी प्रकार की तैयारियां हमारे सभी विभाग भी अपने अपने स्तर पर करेंगे। और सरकार के निर्देश भी जारी हो गए हैं कि इन सब कामों को प्राथमिकता से करें और दीपोत्सव का त्यौहार स्वच्छता के रूप में ही मनाएं। थैंक यू। अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अब कुछ ही दिन शेष है। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के लिए देश विदेश से राम भक्तों ने दिल खोलकर दान किया है। वहीं देहरादून से राजपुर विधायक खजान दास ने कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां पर भी हम प्रदेश वासियों के लिए साथ मिलकर भव्य रूप से प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रभु श्री राम करीब 500 सालों की लंबी तपस्या के बाद अपने घर में पधारे। देखिए, उत्तराखंड तो देवभूमि है, यहाँ पर देवताओं का वास है और भगवान राम अपने मंदिर पे प्रवेश करने जा रहे हैं 22 तारीख को। और ये दीपावली का त्यौहार होगा पूरे उत्तराखंड में नहीं, पूरे भारतवर्ष में, जब भगवान राम अपने गद्दी पर विराजमान होंगे। ये खुशी का माहौल है। 500 साल से हम इंतजार कर रहे थे कि कब राम आएंगे, कब राम आएंगे। वो राम 22 तारीख को आ रहे हैं। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का और तमाम अधिकारियों का, जो लोग इसमें लगे हुए थे और जिन्होंने कोर्ट केस भी लड़ा और जो हमारे उस समय के एडवोकेट थे, जो जीत हासिल की, उनको शुभकामनाएं और बहुत बधाई देना चाहूंगा। वनंतरा रिजॉर्ट प्रकरण को लेकर कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पलटवार किया है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि जब कोई दल मुद्दा विहीन हो जाता है तो वह ऐसे ही मुद्दे उठाता है जिसका कोई आधार नहीं होता। ठीक ऐसा ही मुद्दा कांग्रेस इस मामले पर कर रही है। उन्होंने कहा है कि प्रकरण न्यायालय में, ऐसे में कांग्रेस को कोई बात रखनी है तो वे न्यायालय में रखें। सार्वजनिक रूप से अनगिनत बयानबाजी कर कांग्रेस क्या संदेश देना चाहती है? हर बार जब कोई दल मुद्दा विहीन हो जाता है तो उन मुद्दों को रहता है जिनका आधार नहीं है। अगर न्यायालय में विषय चल रहा है, आपको कोई बात अपने न्यायालय में रखे, आप सार्वजनिक बातों करके आखिरकार क्या मैसेज है उसको। अब तो मैं कहता हूँ कांग्रेस के उस बिटिया का अपमान करने में उतर आए हैं। उनकी मां बिटिया का अपमान हो रहा है, इस तरह की बातें चला। हमें हर व्यक्ति को, चाहे उनकी माँ है, पिता है, हर व्यक्ति न्यायालय में बात करने का अधिकार है। बाहर इस प्रकार की चित्रधारी करके उस बिटिया का अपमान कम से कम मौत पर नहीं होना चाहिए। दिल्ली में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा की उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के तमाम नेता शामिल हुए। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा इस बैठक में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा है कि बैठक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर विस्तृत चर्चा की गई है। साथ ही 24 चुनाव के लिए आगामी रणनीति पर भी यहां पर मंथन हुआ है। राजनीतिक निर्णय और राजनीतिक है, लेकिन हाँ, एआईसीसी में जो बैठक थी वो राहुल गांधी जी की प्रस्तावित जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है उसके तैयारियों के संबंध में थी। साथ ही लोकसभा के चुनाव जो 2024 में, उसकी कुछ तैयारियों के लिए हम लोग को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व कैबिनेट मंत्री और 3 बार के विधायक शुरवीर सिंह सजवान में हरिद्वार लोकसभा सीट से 24 का चुनाव लड़ने की यहां पर इच्छा जाहिर की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि पार्टी टिहरी और हरिद्वार में कहीं जगह से टिकट देती है तो इन दोनों लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं। टिकट के बंटवारे के लेकर के किस पे मतभेद है? हमारे यहाँ तो कोई मतभेद होता ही नहीं है। जिसको टिकट दिया जाएगा सब हम उसके पीछे चल देंगे। मैंने टिकट की कोई मांग नहीं कही, पर अगर पार्टी का आदेश होगा, पहले तो मैं कोशिश करूंगा कि कोई नौजवान लड़े, पर अगर हमारे लिए भी आदेश होगा, हम नहीं तो उस समय
जब उत्तराखंड आंदोलन चरम सीमा पर था 1996 में, तब पार्टी ने आदेश किया कि आपको लड़ना है तो मैं लड़ा। और जिस तरह नौजवानों ने उस समय साथ दिया, तो निसंदेह हम लोग हम तो पार्टी के आदेश के पीछे रहते हैं। कहाँ से सर टिकट की भी मांग? मेरा तो यह है कि मैं लोकसभा टिहरी और लोकसभा हरिद्वार में जहां भी मिलेगा, मैंने एक ही बात पहले दिन कही थी कि लोकसभा हरिद्वार दे दें तो अच्छा, क्योंकि मैं रहता आजकल यही हूँ। और लोकसभा टिहरी का हर व्यक्ति मुझे जानता है, वहाँ के घर घर में मेरा अपना व्यक्तिगत संबंध है। मैं राजनीति व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर करता हूँ। मैं किसी पर को ये नहीं कि लोग जिस तरह से करते हैं धोखा देते हैं लोगों को। मैं राजनीतिक संबंध कम और व्यक्तिगत संबंध ज्यादा पर विश्वास करता हूँ। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी इस चुनाव में जिले स्तर से लेकर ब्लॉक और तहसील स्तर तक काम कर रही है। वहीं चुनाव के मद्देनजर बीजेपी महिला वोटरों को भी साधने का यहां पर प्रयास किया जा रहा है। इन सबको लेकर हमारे संवाददाता यशराज आनंद ने महिलाओं से खास बातचीत की है, सुनिए। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। इन तैयारियों को देखते हुए भाजपा हर जगह अपने कार्यक्रम को करते जा रही है। वहीं भाजपा ग्राम स्तर से लेकर बूथ स्तर तक पहुंचने का काम कर रही है। भाजपा जो तैयारी कर रही है, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका महिला मोर्चा के द्वारा निभा रही है। महिला मोर्चा भाजपा की एक ऐसी मोर्चा है जो तमाम महिलाओं को अपने साथ संगठित एकत्रित करके काम करती है और महिलाओं के उत्थान के विषय में बात करती है। इसी को देखते हुए भाजपा अनेकों कार्यक्रम यहाँ करने को मौजूद है। मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ कि इस वक्त जो मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर लॉर्ड वेंकटेश्वर भवन है, जहाँ पर सशक्त बहिना सम्मेलन कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कई महिलाएं यहाँ पर शामिल हुई है। और जानकारी लेते हैं सबसे पहले कि इन महिलाओं से बात करते हैं कि भाजपा इस समय भाजपा उत्तराखंड के उत्थान के लिए कितना लाभदायक साबित होती है। क्योंकि जब बात उत्तराखंड की आती है तो स्वतः ही महिला का नाम स्फुरित हो जाता है कि महिलाओं ने ही, उन्हीं के बलिदान से यह उत्तराखंड राज्य गठित हुआ है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं महिलाओं से कि भाजपा उत्तराखंड के उत्थान में किस प्रकार से लाभदायक साबित होगी। देखिए, जो टर्म है उसमें भाजपा ही हमारे प्रदेश में शासन कर रही है और 2 टर्मों में अगर हम अपने आप को सुरक्षित दृष्टि से भी देखें, सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। अगर हम आर्थिक दृष्टि से भी देखें तो चाहे मुद्रा बैंक की दृष्टि हो, चाहे स्वयं सहायता समूह को लेकर हो, सघन सहकारिता समिति की लोन, अगर हम बिना ब्याज का जो लोन मिलता है उस कर को स्वयं सहायता समूह को जो देखें तो उस कर को लेके भी हम बहुत अपने आप को सुदृढ़ महसूस करते हैं। और अगर हम रोजगार की दृष्टि से देखें तो अगर कोई महिला अपने आप को अपने लिए स्वयं का कोई स्वरोजगार खोलना चाहती है तो उसके लिए भी सरकार द्वारा कई योजनाएं ऐसी दी गई हैं जिनके माध्यम से हम लोग सरकार से एक छोटा लोन ले करके अपना काम शुरू कर सकते हैं। देखिए, आपने किस प्रकार से कहा कि यदि आपको लोन लेना है तो यह भाजपा सरकार आपको लोन भी सही तरीके से देंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात है मैम कि लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, इसको आप किस प्रकार से देखती हैं कि कितना महिला सशक्तिकरण भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। भाजपा के द्वारा बहुत अच्छा महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है। महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा आरक्षण दिया गया है। इस बार भी आरक्षण की संख्या बढ़ा दी गई है संसद में, जैसे हम महिलाओं की संख्या बढ़ा दी गई ताकि महिला ज्यादा से ज्यादा भागीदार कर सके, उसमें भाग ले सके या चुनाव लड़ सके एकदम से। ये सबसे ज्यादा है। यदि बात आती है उज्ज्वला योजना की, तो उज्ज्वला योजना के विषय में आपको क्या लग रहा है कि कितनी यह महिलाओं के लिए लाभदायक साबित हो रहा है। बहुत उज्ज्वला योजना तो महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। उसमें सिलेंडर तो हर आम घर के लिए जरूरी है, हर आम घर के लिए जरूरी है। इससे महिलाओं के लिए अपने बजट को समेटने में थोड़ा वो होता है, कम बचा लेती है अपने थोड़े करके, और कम सिलेंडर मिलेगा तो ये तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। और इससे भाजपा ने हमें जो फायदा दिया है उसके लिए बहुत हम सरकार के बहुत आभारी हैं। बात यदि की जाती है राम मंदिर मुद्दे पर, तो राम मंदिर मुद्दा कितना लगता है कि भाजपा इस लोकसभा चुनाव में राम मंदिर मुद्दे पर चुनाव जीत सकती है। जो राम मंदिर मुद्दा है और जो हमें राम मंदिर मोदी जी के द्वारा मिला है, हम वो करते हैं कि 90% महिलाएं इस पे आगे आएंगी।
और सभी हम मिलकर इस पे काम कर रहे हैं। जो अक्षत कलश यात्रा का हमें अक्षत वितरण का कार्यक्रम मिला है, हम अधिक से अधिक महिलाएं सारे क्षेत्र में इसका वितरण कर रहे हैं और इसका लाभ कहीं ना कहीं हमें आगे चलकर मिलेगा। महिलाएं लगातार इस अब की बार मोदी सरकार 400 पार के नारे को बुलंद करते हुए नजर आ रही है और साथ ही साथ वो स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि अब की बार मोदी सरकार 400 पार यह जरूर होगा। और उत्तराखंड की तमाम महिलाएं मोदी सरकार के साथ खड़ी है, भाजपा की नीतियों के साथ खड़ी है, क्योंकि भाजपा ने जो काम किया है यह महिलाओं को सबल करने का काम किया है। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यहाँ पर जो उत्तराखंड में सबसे बड़ी बात है राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, यह उत्तराखंड की महिलाओं में भी काफी दिलचस्प का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ की महिलाएं भी काफी उत्सुक है, क्योंकि उत्तराखंड एक देवभूमि कहलाता है। इससे देवभूमि में यह इस बार जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर भी यहाँ की महिलाओं में खुशी देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं यशराज आनंद, जनता टीवी, देहरादून। रुड़की रेलवे लाइन से लाठर देवा गांव को जोड़ने वाली सड़क का झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने शिलान्यास किया है। इस दौरान सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वहीं अब सड़क बनाने के बाद कई गांवों के लोगों को इस सड़क का लाभ मिल पाएगा। वहीं इस दौरान विधायक वीरेंद्र जाती ने कहा है कि लोगों की परेशानियों को देखते हुए इस सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसकी गुणवत्ता को लेकर लोक निर्माण विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा मौके पर मौजूद ग्राम प्रधान डॉक्टर सुफियान ने कहा है कि लंबे इंतजार के बाद ग्रामीणों की सड़क की मुराद पूरी हुई है। लगभग 20 से 25 सालों से बदहाल थी। माननीय चौधरी यशवीर सिंह झबरेड़ा पूर्व विधायक, उनके कर कमलों द्वारा ये बनी थी। फिर उसके बाद किसी विधायक ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लगभग 20 से 25 गांवों को ये यहाँ से रुड़की रेलवे स्टेशन तक जोड़ती है, जिससे आवागमन रहता है। जो भी इस पर को आता जाता था तो ये सड़क इतनी क्षतिग्रस्त थी कि लोगों को देख कर कैसे हो जाता था जैसे बुखार चढ़ गया, उनको पैरासीटामोल की टेबलेट की जरूरत पड़ेगी। अब उसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अब सब लोग खुश है। माननीय विधायक जी ने जो हमारे साथ वादे और इरादे किए थे उनको धीरे धीरे वो पूरे करते जा रहे। बीते साल में धामी सरकार ने पैच रिपोर्टिंग ऐप का शुभारंभ किया था, जिसके बाद से कोई भी व्यक्ति अपने आसपास सड़कों पर पाए जाने वाले गड्ढों की फोटो खींचकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। वहीं अब इस ऐप पर शिकायतों का अंबार आ गया है, जिसका निस्तारण पीडब्ल्यूडी विभाग ने नहीं कर पा रहा है। जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि इस ऐप पर ज्यादातर शिकायतें ग्रामीण सड़कों की आ रही, जबकि ये ऐप केवल राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्गों का गड्ढा मुक्त बनाने के लिए बनाया गया था। उसका निस्तारण हो रहा है। शिकायतें उसमें क्या है कि गांव की सड़कें के बारे में लोग जो हमें भेज रहे हैं, गांव की सड़कें इसमें इंक्लूड नहीं की गई है। बजट का कंस्ट्रेन है और लिमिटेड बजट होने के नाते इसमें हमने स्टेट हाईवेज रखी थी, उनका हम रिपेयरिंग कर रहे हैं। जैसे जैसे फंड्स आएंगे हम गांव की सड़कें भी इसमें लेंगे। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने जिले में तैनात 22 दरोगाओं सहित 2 इंस्पेक्टरों के तबादले किए। इसके अलावा एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के इंचार्ज इंस्पेक्टर बसंती आर्य को की चाक उतावली का चार्ज दिया गया है। हल्द्वानी में एलिंग वेलफेयर नर्सेज काउंडेशन में एक दिन का धरना प्रदर्शन किया है। दरअसल ये प्रदर्शन मेडिकल कॉलेज में 1455 पदों पर भर्ती प्रक्रिया में लगी रोक को हटाने के लिए किया गया था। वहीं इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष बबलू ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज के 1455 पदों पर सरकार की ओर से लगाई गई रोक तुरंत हटाई जाए। साथ ही मेडिकल कॉलेज के पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिर से यहां पर शुरू की जाए। कारण ये हम सरकार से एक निवेदन करना चाहते हैं, जो हमारे 1455 पद निकले थे उसमें जो रोक लगी थी, इस भर्ती प्रक्रिया से लोगों की एज, हमारी एज निकली जा रही है, तो इस भर्ती प्रक्रिया को तुरंत से तुरंत चालू किया जाए। आज हम जो 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है मेडिकल कॉलेज के नर्सेज की जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी 1455 पदों पर, उस पर वो 29, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, 29 नवंबर को ये भर्ती प्रक्रिया 29 तारीख को 29 नवंबर 2023 को जो है विज्ञापन आउट हुआ था और 12 दिसंबर 2023 से भर्ती प्रक्रिया शुरू होनी थी, आवेदन शुरू होने थे। लेकिन 12 दिसंबर 2023 को अचानक से इस भर्ती प्रक्रिया पर अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी जाती है। अब रोक लगाने का जो कारण हम पता करते हैं, उसमें पता चलता है हमको कि रोक लगाने का जो कारण है वो ये है
कि स्वास्थ्य विभाग के 1564 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी इससे पहले, उसमें 1377 लोगों का जो सिलेक्शन हुआ था वो दोबारा इसमें आवेदन ना कर दें, इसलिए जो है इन पदों पर अग्रिम आदेशों तक रोक लग रही है। उत्तराखंड की एसटीएफ टीम को बड़ी सफलता मिली। दरअसल कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार के घर में डकैती करने वाले मास्टरमाइंड को एसटीएफ की टीम ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 2022 में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के रिश्तेदार के घर में बड़ी डकैती को अंजाम दिया गया था। वहीं इससे पहले देहरादून पुलिस मामले में पहले ही गिरोह के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। देखिए, अक्टूबर 2022 में डोईवाला देहरादून क्षेत्र में एक बड़ी डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि पूर्व में डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 2 अभियुक्त जो थे वो लगातार फरार चल रहे थे पिछले लगभग 1.5 साल से, और इन दोनों के ऊपर पुलिस मुख्यालय द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम किया गया था। इनमें से एक अभियुक्त ने कुछ समय पूर्व माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन दूसरा अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। इसमें हमारी एसटीएफ की टीम पिछले लगभग 1.25 साल से, जब से घटना हुई थी तब से इस पर काम कर रही थी, इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बाकी राज्यों की पुलिस और एसटीएफ भी लगातार काम कर रही थी और इसको पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कि संगीन धाराओं में लूट के और गैंगस्टर के और अटेम्प्ट टू मर्डर के मुकदमे हैं। तो ये फ़ोन या अन्य उनका संसाधनों का प्रयोग नहीं करता था, फैमिली से भी दूर रहता था और भेज बदल कर और कुछ भी छोटा मोटा काम करता था। तो हमें लगातार बीच में कई बार सूचनाएं भी मिल रही थी, हमारी टीम लगी हुई थी, अलग अलग स्थानों पर दबिश भी दी गई थी, लेकिन उस समय हमें सफलता नहीं मिली। लेकिन हमारी एसटीएफ की टीम को कल देर शाम एक सफलता मिली है। उत्तर भारत में एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में बारिश के साथ अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 9 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार है। वहीं 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज होने का अनुमान है। बिल्कुल 8 तारीख आज आपकी जनवरी की हो गई है ये, और अभी तक तो देखिए एक्टिविटी मिले नहीं, चाहे पोस्ट मानसून सीजन था या जनवरी के भी ये पहला वीक निकल गया है। और जैसे पहले बोला था कि 9 को लग रहा था कि एक सिस्टम थोड़ा ठीक ठाक शायद आ सकता है, परंतु अब जो चीज़ें दिख रही है उसमें थोड़ा उतना ज़्यादा नहीं है, एक्टिविटी कम ही रहने वाली है। तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ या बागेश्वर है, तो इनमें तो कुछ जगहों में स्कैटर्ड एक्टिविटी, कुछ जगहों में आप ये कह सकते हैं हल्की बारिश या बर्फबारी है, वो मिल जाएगी। जहाँ तक बर्फबारी हो 3000 मीटर या उससे ऊपर के क्षेत्रों में। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।